बैंगलोर के वरुण भास्कर एक मैनेजर है फ्लिपकार्ट में और 3 सालों के अंदर 5 अलग अलग शहरों में रह चुके हैं। वो कहते हैं कि अपनी पहली जॉब में 2 साल के अंदर उनको 4 ट्रांसफर मिले थे और उनको अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। वो कोई घर नहीं खरीदना चाहते क्योंकि उनको पता नहीं कि उनका नेक्स्ट ट्रांसफर कब होगा, बल्कि वो इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। और वरुण अकेले नहीं है। कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडिया के मिलेनियल्स घर खरीदने के बजाय रेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। JLL रिसर्च के हिसाब से इंडिया में रेंटल डिमांड 3 मेजर शहरों में 10 सालों में करीब 29 लाख से 44 लाख तक बढ़ चुकी है। एस्टिमेट के हिसाब से अर्बन इंडिया में करीब 40% लोग भाड़े पर रहते हैं और शायद इसीलिए आज की जनरेशन के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है, जनरेशन रेंट। और सोशल मीडिया में लगातार बातें चलती रहती हैं कि एक घर खरीदना चाहिए या रेंट पर लेना चाहिए, चाहे वो ट्विटर हो या फिर यूट्यूब। तो क्या कारण है जिसकी वजह से यंग इंडियंस घर नहीं खरीद रहे? इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मतलब मुंबई में प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा महंगी है कि अगर मैं जिंदगी भर पैसा बचाऊं तो पता कितना बड़ा घर खरीद सकता हूँ? हाँ, इतना बड़ा। इतने अमाउंट में जहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ा भी अगर आप मुंबई में परचेस करने जाओगे तो मोर देन 10 लाख होता है। पर घर के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये किचन कहाँ है? किचन? हाँ। अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब इस चीज के 3 मेजर कारण है। पहला कारण है कि रेंटल हाउसिंग से लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पिछले कई सालों से ज्यादा इंडियंस अर्बन एरिया में रह रहे हैं। इस बढ़ती अर्बनाइजेशन की वजह से जो रेंटल हाउसेस की डिमांड है वो भी बढ़ी है। अब ऐसा क्यों है? यंग जनरेशन का जो पर्सपेक्टिव है होम ओनरशिप के बारे में वो बहुत अलग है उस जनरेशन से जो उनसे पहले आई थी। अब हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर एक सक्सेस का मंत्र था, सही उम्र पर शादी करना, बच्चे पैदा करना, एक जॉब पर डटे रहना और फिर एक घर खरीदना। पर करंट जनरेशन इस मंत्रा को इतना मानती नहीं है। जैसे एक शहर में टिके रहने की बजाय वो जॉब के साथ अपनी सिटी भी चेंज करना चाहते हैं। JLL रिसर्च के हिसाब से 2018 में 40% मिलेनियल्स जो इंडिया की टॉप 7 सिटीज में रह रहे थे वो माइग्रेंट्स थे। ऐसी सिचुएशन में रेंटिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है क्योंकि लोग अपना शहर बदल सकते हैं अगर उनको कोई बेहतर जॉब मिलती है। इसके अलावा रेंटल हाउसिंग से ज़्यादा कन्वीनियंस भी मिलता है। अब क्योंकि इंडिया के मोस्ट मेजर शहरों में इतना बुरा ट्रैफिक है, जिसके बारे में हमने एक रीसेंट वीडियो में बात भी करी थी, इसी वजह से मोस्ट लोग अपने ऑफिस के पास रहना पसंद करते हैं। पर यूजुअली जो ऑफिस के पास के एरियाज का हाउसिंग प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से उधर घर खरीदना इतना मुमकिन नहीं है, पर रेंट पर रहना पॉसिबल है। और इसी वजह से को लिविंग स्पेसेस की भी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। दूसरा फैक्टर है कि कई मिलेनियल्स अब दूसरी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, ना कि प्रॉपर्टी में, जैसा हमने वरुण के उदाहरण से भी देखा। और प्रशांत ठाकुर जो डायरेक्टर है एक प्रॉपर्टी कंसल्टिंग कंपनी में, वो कहते हैं कि अब कई मिलेनियल्स बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते, बल्कि वो छोटी इन्वेस्टमेंट्स कई एसेट क्लासेस में करना चाहते हैं। इसके अलावा करंट जनरेशन की सोच भी बदली है दूसरी एसेट क्लासेस के बारे में। जैसे म्यूचुअल फंड्स, जिनको पिछली जनरेशन एक रिस्की एसेट क्लास मानती थी, अब कई यंग लोग उनको फेवर कर रहे हैं। लोवाई नवलखी जो CEO है एक फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म के, वो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। जैसे कैंपेन्स ने ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाई है म्यूचुअल फंड्स के बारे में और उनकी एडवांटेजेस के बारे में, जिससे कई लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से दूर गए हैं। सुनिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इमोशनल हो गया है। अच्छा खेलते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अलावा डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट बहुत बड़ा है हमारी जनरेशन में, और कोविड ने इस ट्रेंड को और मजबूत कर दिया, जिसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी। जैसे इस ग्राफ को देखिए जो दिखाता है कि 2020 में डीमैट अकाउंट्स में कितनी बढ़ोतरी हुई थी इंडिया में। और सभी के हिसाब से मोस्ट डीमैट अकाउंट जो खुले हैं हमारे देश में वो मिलेनियल्स ने खोले थे। अब पिछले वीडियो में हमने कई फैक्टर्स के बारे में चर्चा करी थी, जिसकी वजह से कई यंग लोग अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद। जैसे लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास ज्यादा टाइम था और वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते थे। दूसरा कि कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन में सेविंग्स बढ़ी थी क्योंकि उनके पास पैसा खर्च करने के लिए इतने जरिए नहीं थे। तीसरा, स्कैम 1992 ने एकदम से इंटरेस्ट बढ़ा दिया लोगों का स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में। और फाइनली ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने आसान बना दिया लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग ये मानते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको सारी कंपनीज के बारे में, जो भी इंडेक्स में, उनके बारे में नॉलेज चाहिए होती है, पर ऐसा नहीं है। जैसे स्मॉल केसेस को कंसिडर कीजिए जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है।
अब स्मॉल केसेस एक कलेक्शन होता है स्टॉक्स या फिर ETFs का जो किसी भी थीम या फिर स्ट्रैटेजी के बारे में होते हैं। अब जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे थे, स्मॉल केसेस उसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप इंजीनियर है एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो आप दूसरी कंपनीज जो इंडेक्स में हैं उनके बारे में नहीं जानते पर अपनी इंडस्ट्री को अच्छी तरह जानते हैं और इस वजह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको एक व्यू चाहिए होता है अपनी इंडस्ट्री के बारे में। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रही है वो एक अच्छी रिटर्न देंगे फ्यूचर में, इसलिए आप उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स खरीद सकते हैं जो इस स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करती है स्मॉल केस के जरिए। और ऐसे स्मॉल केसेस रिलायबल भी हैं क्योंकि इनको सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने बनाए होते हैं और आप भी अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं खुद। और अगर आप भी स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि अपनी रिसर्च खुद करें क्योंकि सबकी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग होता है, इससे एक फाइनेंशियल एडवाइस सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकता। अब अपने वीडियो पर वापस आते हैं। अब पहले दो रीजंस के बावजूद ऐसा नहीं है कि मिलेनियल्स एक घर नहीं खरीदना चाहते। इनफैक्ट सर्वेज ने दिखाया कि वो खरीदना चाहते हैं, पर अगर वो चाहते भी हैं वो नहीं खरीद पाते क्योंकि प्राइसेस इतने हाई हैं। जैसे अंकुश खंडेलवाल एक 27 साल के इंजीनियर है जो मुंबई में L&T के लिए काम करते हैं। वो मंथली करीब 60,000 रुपये कमाते हैं। वो कहते हैं कि उनके जैसे कई लोग मुंबई आते हैं, 10 साल के लिए स्ट्रगल करते हैं और जब वो इधर सेटल होना चाहते हैं उनको मुंबई छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो कोई भी घर अफोर्ड नहीं कर सकते। दिसंबर 2010 और 2019 के बीच इंडिया में होम प्राइसेस करीब 12% पर ईयर बढ़े थे। इंडिया में लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका हम अंदाजा EMI टू रेंट रेशियो से भी लगा सकते हैं, यानी कि रेशो EMI का जो आपको उस घर खरीदने के लिए देनी होती और रेंट जो आपको उस घर के लिए देना होता है। JLL रिसर्च के हिसाब से इंडिया के कुछ एरियाज में ये EMI रेशो 3 से भी ज्यादा है और इसीलिए इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि जो ग्रोथ है हाउसिंग डिमांड की इंडिया में वो गिर रही है। जैसे ये ग्राफ है बैंक्स के होम लोन्स की ग्रोथ का और आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम से ये ग्रोथ गिर रही है और इसी वजह से इंडिया में अभी कई अनसोल्ड हाउसेज हैं। JLL रिसर्च के हिसाब से मार्च 2020 में इंडिया की टॉप 7 प्रॉपर्टी मार्केट्स में करीब 4 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिके नहीं है जिनकी टोटल वैल्यू करीब 4 लाख करोड़ रुपए है। अब अगर घर बिक नहीं रहे तो एक नेचुरल रिएक्शन होगा कि लोग दाम कम कर देंगे ताकि वो घर बिक जाए। एटलीस्ट बेसिक इकोनॉमिक्स हमें ये कहती है, पर ऐसा हो नहीं रहा और इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि प्रॉपर्टी मार्केट्स एक्चुअली काम कैसे करती है इंडिया में। अब इस चीज के पीछे 3 रीजंस है। पहला कि पिछले कई सालों में बिल्डर्स ने बहुत लोन्स लिए हैं प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और जैसे आप देख सकते हैं कि ये लोन्स इंक्रीज ही हुए हैं टाइम से। ये लोन्स हासिल करने के लिए डेवलपर्स को एक कोलैटरल देना था बैंक्स को और ये कोलैटरल था वो घर जो डेवलपर्स ने बना दिए थे पर बिके नहीं थे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर बिल्डर्स या फिर डेवलपर्स दाम घटा देंगे घर के तो उनकी जो कोलैटरल वैल्यू है वो कम हो जाएगी और उनको और कोलैटरल देना होगा बैंक्स को इन लोन्स के लिए। अब ये बात थी बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स की। अब इंडिविजुअल बायर्स के पास आते हैं। 2012 और 2015 के बीच कई इंडिविजुअल बायर्स ने बहुत ज्यादा दाम दिए थे घर खरीदने के लिए। इन हाई प्राइसेस के अलावा उन्होंने मेंटेनेंस कॉस्ट भी भरी होगी अपनी रियल एस्टेट के लिए और इसी वजह से वो कम दाम पर नहीं बेचना चाहते और उम्मीद लगा रखे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में हाई प्राइसेस में भी लोग खरीदेंगे। तीसरा कारण है कि जो प्रॉपर्टी मार्केट रेट्स हैं वो सर्कल रेट से कम है। अब सर्कल रेट्स होते क्या हैं? जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डिफरेंट एरियाज की एक सर्कल रेट डिसाइड करते हैं और अगर उस एरिया में एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होता है तो जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो उस सर्कल रेट पर देनी पड़ती है और ना कि मार्केट प्राइस पर। अब जैसे दिल्ली की डिफरेंट कॉलोनीज के लिए ये सर्कल रेट्स हैं। अब अगर सर्कल रेट्स नहीं होते तो बायर और सेलर झूठ बोल सकते स्टेट गवर्नमेंट को कि एक्चुअली हमने प्रॉपर्टी हाई प्राइस पर नहीं बल्कि लो प्राइस पर बेची है ताकि उनको स्टैम्प ड्यूटी भी कम देनी पड़े। अब जब प्रॉपर्टी का मार्केट प्राइस सर्कल रेट से ज्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती है जब मार्केट प्राइस सर्कल रेट से कम हो जाता है। मान लीजिए कि एक शहर में एक अपार्टमेंट का मार्केट प्राइस है 50 लाख रुपए का और उसका सर्कल रेट है 60 लाख रुपए का। तो अगर ये अपार्टमेंट बेचा जाता है तो बायर को स्टैम्प ड्यूटी 60 लाख के प्राइस पर देनी होगी और ना कि 50 लाख पर। इसके अलावा जो 10 लाख का अंतर है उस पर बायर को इनकम टैक्स भी देना होगा और जो सेलर को कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा वो भी 60 लाख पर लगेगा और ना कि 50 लाख पर। इन्हीं कारणों की वजह से जब मार्केट प्राइसेस कम हो जाते हैं सर्कल रेट से तो लोग खरीदते या फिर बेचते नहीं है प्रॉपर्टी और ऐसी सिचुएशन अभी इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट में है। अब एक सवाल जो आपके शायद मन में आएगा वो है कि स्टेट गवर्नमेंट सर्कल रेट्स कम क्यों नहीं कर देती? उससे दाम घट जाएंगे और ज्यादा ट्रांजैक्शंस भी होंगे।
अब सरकारें इसलिए सर्कल रेट कम नहीं कर रहे क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। जैसे कुछ गवर्नमेंट्स के लिए उनकी टैक्स रेवेन्यू का 10% स्टैम्प ड्यूटी से आता है, पर सरकारों को डर है कि अगर वो सर्कल रेट्स कम कर देंगे तो उनका टैक्स रेवेन्यू भी बहुत कम हो जाएगा। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से यंग इंडियंस एक घर नहीं खरीद रहे। पर एक्चुअली कोविड एक चेंज क्रिएट कर रहा है। एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म ने एक सर्वे किया था जहाँ 82% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो 2021 में एक प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं। पिछले साल 49% प्रॉपर्टी बायर्स की उम्र 25 से 40 ईयर्स थी, पर इस साल ये 63% तक बढ़ गया है। यानी कि ज्यादा यंग लोग अब प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं। और ये कोविड के बाद क्यों हो रहा है? अनुज पुरी जो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, वो कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से अब लोग बड़े घर चाहते हैं, चाहे उनको एक दूर का घर मिले। यानी कि क्योंकि अब कई लोग घर में ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, इसलिए वो घर खरीदने का सोच रहे हैं। ऐसा करना कुछ लोग के लिए तो संभव हो सकता है, पर कई लोगों के लिए इंडिया के एक मेजर शहर में घर अफोर्ड करना अभी भी पॉसिबल नहीं है।